आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज़ खां एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था से प्राप्त की थी। मुगल बादशाहों में से अकबर ने इसे अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में आरंभ किया था। अन्य मुगल बादशाहों ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसे स्थापित रखा। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के शासन के समय यह निष्प्राण हो गई। अकबर द्वारा आरंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था पूर्णतः नवीन नहीं मानी जा सकती, यद्यपि उसने उसे उचित संगठन प्रदान किया और अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया। संभवतः अकबर ने इसकी प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद द्वारा आरंभ की गई और औरंगजेब तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी इस व्यवस्था को किसी न किसी रूप में अपना रखा था। बलबन के समय में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी और शेरशाह तथा इस्लाम शाह ने भी इसी आधार पर अपनी सेनाओं का संगठन किया था। इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था, जिसका मुख्य आधार दशमलव प्रणाली के आधार पर अधिकारियों के पदों का विभाजन करना था, भारत के लिए नवीन न थी, परंतु अकबर ने अपने तरीके से इसे श्रेष्ठ अवश्य बनाया था। साधारणतः मनसब का अर्थ पद से था, लेकिन अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। छोटी संख्या का अधिकारी छोटे पद का होता था और बड़ी संख्या का अधिकारी बड़े पद का होता था। इसका प्रयोग अधिकारियों के वेतन और भत्तों को निश्चित करने के लिए भी किया जाता था। अकबर ने अपने आरंभिक काल के समय में 10 से लेकर 10,000 और बाद में 12,000 की संख्या तक के मनसब दिए थे। मनसबदारों को अपने मनसब की संख्या के बराबर की संख्या में सैनिक रखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। वह उस संख्या से कम संख्या में ही सैनिक रखते थे। पातशाहनामा में ये उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ ने आदेश दिए थे कि जिन मनसबदारों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर ही जमीन मिली हुई थी, वह अपने जात के मनसब की संख्या का आधा भाग, जिनको अपनी नियुक्ति के स्थान से बाहर के सूबे में जागीरदार मिली हुई थी, वह अपने जात के मनसब की संख्या का 1/4 भाग, और जिनको भारत से बाहर भेजा गया था, वह अपने जात के मनसब की संख्या का 1/5 भाग सैनिक के रूप में अपने यहाँ रखेंगे। मनसबदारों के कार्य उनके मनसब की संख्या और विशेषता से निश्चित नहीं होते थे। अकबर के समय में राजा मान सिंह का मनसब अबुल फजल के मनसब से बहुत बड़ा था, यद्यपि अबुल फजल का स्थान बादशाह के मंत्रियों में था। इस प्रकार बादशाह किसी भी मनसबदार को किसी भी कार्य के लिए नियुक्त कर सकता था। मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति का भी कोई निश्चित नियम न था। बादशाह स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को कोई भी मनसब प्रदान कर सकता था। मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था। उन्हें यदि जागीर भी दी गई थी, तब उनकी जागीरों से लगान वसूल करने का अधिकार केंद्रीय अधिकारियों को था। मनसबदारों को अपने जागीरों से प्राप्त हुई आय मिल जाती थी, जिसे उसके वेतन में से कम कर दिया जाता था, परंतु उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में यह व्यवस्था स्थापित न रह सकी थी। यह भी आधुनिक इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि मनसबदारों को पूरे 12 माह का वेतन मिलता था। प्रत्येक मनसबदार अपने वेतन में से अपने सैनिकों का व्यय भी निकालता था, परंतु फिर भी अच्छा वेतन मिलने के कारण उनके अपने व्यय के लिए पर्याप्त धन बच जाता था। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। प्रत्येक मनसबदार को एक साथ जात और सवार के पद प्रदान किए गए थे। इन पदों का क्या अर्थ था, इसके बारे में इतिहासकारों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार एक मनसबदार को अपनी जात के पद की संख्या के अनुपात में कुछ सैनिक रखने पड़ते थे और सवार के पद की संख्या के घुड़सवार रखने पड़ते थे। एडविन के अनुसार सवार का
पद अतिरिक्त प्रतिष्ठा का था और जाट का एक पद अन्य सैनिक के अतिरिक्त मनसबदार के घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। जाट और सवार के पदों को आरंभ करने के साथ साथ अकबर ने अपने 5,000 और उससे कम संख्या के मनसबदारों की श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी को 3 भागों में बांट दिया, जिससे 5,000 तक की श्रेणी के विभिन्न मनसबदारों की 3 श्रेणियां हो गई। यदि एक मनसबदारों को समान संख्या का सवार और जाट का पद दिया जाता था तो वह अपनी श्रेणी के मनसबदारों में प्रथम श्रेणी को मनसबदार माना जाता था। यथा यदि एक मनसबदार को 5,000 जाट और 5,000 सवार का पद प्राप्त होता था तो वह 5,000 मनसबदारों में प्रथम श्रेणी का मनसबदार माना जाता था। यदि एक मनसबदारों को सवार का पद अपने जाट के पद से कम संख्या का परंतु आधे से कम नहीं का प्राप्त होता था तो वह अपनी श्रेणी के मनसबदारों में द्वितीय श्रेणी का माना जाता था। जहांगीर ने अपने समय में 2 अस्पा सिंह अस्पा नामक एक नवीन पद का सृजन किया। इस पद को दिए जाने वाले अधिकारी को अपने पास एक निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने होते थे। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। अकबर ने अपने समय में सैनिकों की हुलिया लिखे जाने तथा घोड़े एवं हाथियों को दागने की प्रथा को भी आरंभ किया था। दाग महाली नाम का एक पृथक विभाग घोड़ों और हाथियों को दागने के लिए खोला गया था। प्रत्येक घोड़े पर एक शाही निशान और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार का निशान अलग अलग कर दिया गया था जिससे वे एक दूसरे के घोड़ों को तब्दील न कर सकें। प्रत्येक मनसबदार की एक सेना और घोड़ों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था जो प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक तीसरे वर्ष होता था। हम देखते हैं कि ये एक विशिष्ट व्यवस्था मुगल काल में थी जिसे हम मनसबदारी व्यवस्था कहते हैं। धन्यवाद।